हेलो एवरीवन। सो दिस इज CA तरुण शाह। सो आज हम करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक चैप्टर, जो कॉस्टिंग का एक काफ़ी सिंपल चैप्टर है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग का मतलब आप सभी ने CA में फाउंडेशन में भी पढ़ा है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट को निकालने का क्या तरीका फॉलो करना चाहिए। अब होता क्या है, अलग अलग इंडस्ट्रीज डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो सभी के लिए जो कॉस्ट निकालने का तरीका है, उनके लिए अलग अलग मेथड फॉलो की जा सकती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है जो मल्टीपल प्रोसेस से बन रहा है। मल्टीपल प्रोसेस से बन रहा है, फॉर एग्जांपल सुगर केन से शुगर बनता है, उसमें काफ़ी सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। तो जो शुगर का अगर हमें कॉस्ट निकालना है, तो सिंपल सी बात है ना, जितना भी प्रोसेस हुआ है शुगर को बनने के लिए, शुगर को तैयार होने के लिए, उन सारे के सारे प्रोसेस का खर्चा हमें ऐड करना होगा। सो इस शुगर का कॉस्ट निकालने के लिए हम जनरली यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का मेथड। वैसे ही फॉर एग्जांपल सूरत का एग्जांपल ले, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी डाइंग और प्रिंटिंग मिल्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, हर कपड़ों को डाई करते हैं, प्रिंट करते हैं, कस्टमर के बेसिस पे, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करते हैं। तो वो लोग जो कॉस्टिंग का मेथड यूज करेंगे, दैट विल बी जनरली जॉब कॉस्टिंग, बिकॉज हर जॉब का अलग अलग खर्च होगा। तो हर जॉब का खर्चा हमें निकालना है, तो वहां पे मेथड यूज होगी जॉब कॉस्टिंग। लेट अस टेक अ डिफरेंट एग्जांपल, जैसे कि हम जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं टीचिंग का, राइट। तो जो इंस्टीट्यूट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो CA में अपने क्लाइंट्स को सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनके लिए जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज होता है, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम, या अपन चैप्टर में पढ़ेंगे सर्विस कॉस्टिंग सिस्टम। ओके, जनरली ऐसे भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जो n नंबर ऑफ यूनिट्स पे बनते हैं, एक साथ एक ही सेटअप में लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स को बनाया जाता है। वहां पे जो कॉस्टिंग का यूज किया जाता है, दैट इज बैच कॉस्टिंग। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, that is contract costing. So contract costing is also typically a job costing system only. ये job costing system क्यों, but job costing system से अलग क्यों है? जनरली जॉब्स जो होते हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के होते हैं, बट जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दैट आर जनरली ऑफ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट जनरली चलते हैं। तो जहां पे कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का है, वहां पे जॉब कॉस्टिंग का सिस्टम ना यूज करके हम यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सिस्टम। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को सबसे ज्यादा जो यूज करने वाले लोग हैं, दैट आर बिल्डर, जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में हैं। ओके, दैट आर बिल्डर्स जो कंस्ट्रक्शन सर्विस में, या तो सर्विस प्रोवाइडर्स जो कोई एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट उनको मिला है, उस पर लगे हुए हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो लोग जनरली जो कॉस्टिंग का सिस्टम यूज करेंगे, दैट विल बी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब टाइम समझ के ये हमें जरूर विचार आ रहा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसको काम मिला है कि एक बिल्डिंग खड़ी करना है, भले वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, बट ऑब्वियस सी बात है, बिल्डिंग खड़ी करने में 2 या 3 साल या 4 साल भी लग सकते हैं। तो क्या हम 2 या 3 4 साल में कोई रिवेन्यू उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्या कोई खर्चा हम उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमें ये बताता है कि अगर आपने कोई लॉन्ग पीरियड का जॉब लिया है, तो उसमें आपको खर्चा कैसा रिकॉर्ड करना चाहिए, खर्चे कैसे रिकॉर्ड करने चाहिए, आपको रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, क्या सिस्टम से आप उस कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा गिन सकते हो, उससे रिवेन्यू निकाल सकते हो और उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो वो इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर स्टार्टिंग डायरेक्टली विद द टॉपिक। ओके, तो स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्टरी कुछ लाइंस लिखी हुई हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है। इट इज, as I said, typically a job costing system. ये क्या है? It is a typically a job costing system where costs are traced to individual projects. हर एक प्रोजेक्ट का कितना कितना खर्चा हो रहा है, हर प्रोजेक्ट पे कितना कितना खर्चा हो रहा है, वो हम ट्रेस करेंगे। फिर उन प्रोजेक्ट्स पे कितना हम रिवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं वो गिनेंगे, और अल्टीमेटली जो हमें पता लगेगा एट लास्ट रिजल्ट क्या होगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट से या कितना लॉस हुआ है। सो इट्स सिंपल एंड स्वीट ये चैप्टर है, एकदम कॉमन सेंस बेस्ड है। वैसे तो मैं बताऊं, कॉस्टिंग पूरा ही कॉमन सेंस बेस्ड आपका टॉपिक रहेगा, और कॉस्टिंग पढ़ने में आपको काफी मजा आने वाला है। इज दैट क्लियर? ओके, ऑलराइट। सो हर एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का हमें कॉस्ट ढूंढना है, एंड ये जो जॉब्स होते हैं वो जनरली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं।
ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द अल्टीमेट गोल एज आई सेड इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड जो रिवेन्यू रिकॉर्ड होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तो क्या 2-3 साल बाद जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तब हम रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ना जी ना। हम रिवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, जो धीरे धीरे करके हम आगे सीखने वाले हैं। इज दैट क्लियर? सो सिंपल सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फॉर्मेट को देखिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो खर्चा हम निकालने वाले, जो रिवेन्यू हम कैलकुलेट करने वाले हैं, वो अकाउंटिंग के रूप में ही होता है। ठीक है, देखो ये कोई फिनेंशियल अकाउंट्स नहीं है। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि फिनेंशियल अकाउंट्स पूरी अलग चीज होती है और कॉस्ट अकाउंट्स पूरी अलग चीज होती है। ये जो मैंने अकाउंट्स बनाए कोई फिनेंशियल अकाउंट्स का अकाउंट नहीं है, ये कॉस्ट अकाउंट्स का अकाउंट है। इज दैट क्लियर? इसमें भी सिंपल, जितने भी खर्चे उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं, उन सारे खर्चे को हम क्या करेंगे इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी डेबिटेड। सारे खर्चे जो कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड हैं वो हम क्या करेंगे? डेबिट। सबसे पहले तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाएंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट पे जितना भी खर्चा हो रहा है वो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जितना भी उस कॉन्ट्रैक्ट से रिवेन्यू आ रहा है, अब रिवेन्यू रिकॉर्ड कैसे होगा? सिंपल, बेस्ड ऑन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं कि भाई कंप्लीट होगा तब रिवेन्यू रिकॉर्ड होगा, नहीं बेटा। Based on progress of the project, we will record the revenue of each contract. Is that clear everyone? ओके, सो एक सिंपल फंडा याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम क्या बनाने वाले हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और ये कोई फाइनेंशियल अकाउंट नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ योर कॉस्ट अकाउंट्स। इज दैट क्लियर? ओके, सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखो खर्चों में, कॉन्ट्रैक्ट के खर्चों में क्या क्या खर्चा हो सकता है, आप सिंपली लॉजिकली सोचिए। जैसे कोई बिल्डर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसको मेनली कॉस्ट के क्या एलिमेंट्स होंगे? सबसे पहला मटेरियल, सबसे दूसरा लेबर, सबसे तीसरा एक्सपेंसेस। ओके, जो 3 एलिमेंट्स कॉस्ट के होते हैं वही मेनली खर्च होते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में। ओके, सो हम हर एक एलिमेंट को अब आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई एलिमेंट का खर्चा ऐसा होता है, XYZ है, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इज दैट क्लियर? सो डायरेक्टली लेट्स स्टार्ट विद 1 by 1 सारे एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा मैंने आपको बोला कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहेगा तो उन्हें सिंपल मटेरियल का खर्चा लगेगा। आप सोचो कोई भी बिल्डर है वो क्या खरीदेगा? सीमेंट खरीदेगा, ब्रिक्स खरीदेगा। ओके, फिर लेबर्स को इकट्ठा करेगा, लेबर्स उनका मेन एलिमेंट होता है, और वर्कर्स नहीं होंगे, लेबर्स नहीं होंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। और बाकी के सारे अदर एक्सपेंसेस भी होंगे, जैसे प्लांट मशीनरीज, इक्विपमेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें उन्हें लानी होगी। सुपरवाइजर लगाना होगा जो काम को सुपरवाइज करेगा। तो ये सारे खर्चे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में होंगे। तो अब हम एक एक एलिमेंट वाइज सारे खर्चे को देखेंगे और उन खर्चों का क्या ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में होगा वो हम देखेंगे और समझेंगे। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे आपके सामने आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है अलग अलग मटेरियल के रिलेटेड, और जो सबसे पहला एलिमेंट है मटेरियल के रिलेटेड, वो सारे एलिमेंट्स मैंने एलिमेंट्स के एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं। अब इनका हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट करना है, चलिए समझते हैं एक एक करके। इज दैट क्लियर? चलो, सो लेट्स से कि हम अब एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम सारे मटेरियल के रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे वो एक एक करके समझते जाएंगे। ठीक है, सो हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहला एडजस्टमेंट मैंने लिखा है मटेरियल परचेस्ड। कितना मटेरियल परचेज किया अपन ने? 10,000 केजीज। 10,000 केजी परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹25 पर केजी। हमने मटेरियल परचेज किया है, सिंपली कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड ही खर्चा है। तो हम सिंपली, आप लोग भी बता सकते हैं, हम इस खर्चे को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, सो डेबिट साइड हमें लिखना है टू मटेरियल, डेबिट साइड में टू मटेरियल परचेज्ड। ओके, 10,000 केजी हमने मटेरियल परचेज किया। ओके, जिसका रेट है ₹25 पर केजी। सो टोटल अमाउंट कितना है? 2,50,000। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट एडजस्टमेंट एकदम सिंपल है। सेकेंड लिखा है मैंने मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स 2,500 केजी एट द रेट ऑफ सेम ₹25 पर केजी। देखो होता क्या है, हमें पता है कि भाई हमारे अलग अलग जगह पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, तो मटेरियल्स को हम कुछ स्टोर करके भी अपने डिपार्टमेंट में रख सकते हैं। तो वहाँ उस डिपार्टमेंट से हमने मटेरियल को उठाया, डायरेक्टली खरीदा नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है उससे बेटा?
ओके भले खरीदो या अपने स्टोर से लो, यूज तो इस कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है ना, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी मटेरियल यूज होगा सिंपल क्या होने वाला है, डेबिट। भले उसको आप परचेज करो बाहर से या अपने ही स्टोर से आप ले लीजिए, ले हो, ओके, बिकॉज वो इस सिंपल सी बात हमें ध्यान रखनी है कि जितना भी मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट में इस पीरियड में कंज्यूम होने वाला है वो सारा का सारा मटेरियल क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, सो वापस ये जो खर्चा है सेकेंड पॉइंट का, टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स। ओके, कितना मटेरियल इशू किया, 2500 kg इशू किया, 2500 kg एट द रेट ऑफ ₹25 पर kg, सेम रेट है, कितना आएगा 2500 इंटू 25 62,500। ऑल राइट, तो 62,500 के अमाउंट को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो फर्स्ट एंड सेकेंड एडजस्टमेंट हो चुका है, थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं। क्या लिखा है देखिए, मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर साइड। अब हो सकता है लेट्स से प्लेस ए में हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और प्लेस बी में कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ गई, तो हमने प्लेस ए से जो मटेरियल पड़ा था प्लेस ए पे, उस मटेरियल को हमने ट्रांसफर कर दिया प्लेस बी में। ओके, नाउ लेट्स अज्यूम कि हम ये प्लेस ए का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, तो वो मटेरियल जो हमने प्लेस ए से प्लेस बी में ट्रांसफ़र किया है वो मटेरियल तो इस प्लेस ए वाले कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, ये जो मटेरियल हमने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे अपने ही साइट पे, तो हम इस मटेरियल को क्या करेंगे, सिंपल क्रेडिट कर देंगे, निकाल देंगे ना, हमारे खर्चे में से इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से उस मटेरियल का खर्चा निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? सो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई मटेरियल ट्रांसफर्ड, बाई मटेरियल ट्रांसफर टू अदर साइट। ओके, हमने कितना मटेरियल ट्रांसफर किया है, 1000 kg, 1000 kg ट्रांसफर किया और क्या रेट थी, सेम एट द रेट ऑफ ₹25। सो 25,000 का जो अमाउंट होगा दैट विल बी क्रेडिटेड। इज दैट क्लियर? ओके, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एडजस्टमेंट काफ़ी सिंपल है। ओके, नाउ आता है चौथा एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट। मटेरियल सेल कर दिया, अब सेल क्यों करेंगे, लेट्स से भाई हम बिल्डर एक्स हैं और बिल्डर वाई है जो हमारा फ्रेंड है, उसको अचानक से मटेरियल की ज़रूरत आन पड़ी, अब वो बाहर से ख़रीदने जैसा नहीं है, वो बोल रहा है कि भाई अभी के लिए हमें मटेरियल यूज़ करने के लिए दे दीजिए। ओके, तो ठीक है, हम भी अच्छे हैं भाई, ठीक है भाई ले जा, हमको अभी ज़रूरत नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में, आप ले जाओ। तो हमने क्या किया, मटेरियल को बेच दिया, हमने क्या किया, मटेरियल को बेच दिया। कितने में बेचा है, 30 पर kg। तो इसका इफेक्ट समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो 30 पर kg में बेचा, तो आप सोच रहे होंगे सर 25 में खरीदा है, जितने भी मटेरियल हमारे पास थे सब 25 के थे, हमने 30 पर kg में बेच दिया, तो 5 रुपये का क्या हो गया है, फायदा, प्रॉफिट। तो सर क्या ये प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट का है, बिल्कुल नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ये जो प्रॉफिट है ये हमारा मतलब मैं जो बिल्डर हूँ, जिनके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, जो बिल्डर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ये जो मैं बना रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, हर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, हर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो ये मेरे जनरल पीएल में जाएगा, बिकॉज दिस इज जनरली ट्रीटेड एज एबनॉर्मल आइटम। ये कॉन्ट्रैक्ट का काम मटेरियल बेचना नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट का काम बिल्डिंग को खड़ा करना है, उससे जो रिवेन्यू है उससे पैसा कमाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो प्रॉफिट है ना, इसको हम क्या मानेंगे, एबनॉर्मल गेन मानेंगे, और एबनॉर्मल गेन हमेशा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। इज दैट क्लियर? जब आप कॉस्टिंग के अंदर घुसेंगे तब आपको ये कॉस्टिंग पीएनएल का मतलब, एबनॉर्मल आइटम नॉर्मल आइटम का मतलब भी समझ आएगा। अभी मैं नॉर्मल एबनॉर्मल के बारे में आपको इतना हिंट नहीं दे रहा हूँ, बाकी नॉर्मल आइटम एबनॉर्मल आइटम उनका ट्रीटमेंट कॉस्टिंग में कैसा होता है, क्या होता है, उसके लिए पूरा 10-15 मिनट का मुझे टाइम चाहिए होगा। ओके, तो ज़रूर हम समझेंगे कभी, ठीक है? ऑल राइट, सो मटेरियल सेल किया 1500, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है थोड़ा समझना। जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे सेल किया है, तो क्रेडिट साइड पे बाई मटेरियल सोल्ड, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाई मटेरियल सोल्ड। कितना मटेरियल, कितना केजी मटेरियल सोल्ड किया है हमने, 1500 केजी, ठीक है, और कितने में बेचा हमने, 30 रुपये में बेचा। तो 1500 इंटू 30 कितने का मटेरियल बेचा, 45,000, 45,000 का मटेरियल हमने सेल किया। इज दैट क्लियर? बट इसमें जो 5 रुपये का प्रॉफिट है, अगर मैं इसको, मैंने डेबिट जनरल इस मटेरियल को 25 पे किया है, क्रेडिट 30 पे करूंगा,
तो ऑब्वियसली बात है 5 रुपये का प्रॉफिट भी अल्टीमेटली इस अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए। तो वो प्रॉफिट के एलिमेंट को मैं निकाल के कहाँ ट्रांसफर करूँगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो मैं उस कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ डेबिट साइड कॉस्टिंग P&L अकाउंट करके कि भाई 1500 किलो पे जो प्रॉफिट हुआ ₹5 का, 1500 इंटू 5, ओके 1500 इंटू 5 कितना होगा, 7500 रुपीज़, 7500 रुपीज़। सो अल्टीमेटली क्या हो गया, 30 मैंने क्रेडिट कर दिया, 5 रुपये मैंने डेबिट किया, तो इस मटेरियल का जो 25 रुपये है वो क्रेडिट होके इस अकाउंट से निकल चुका है। ओके 30 क्रेडिट एंड 5 रुपीज़ डेबिट। ओके तो 25 रुपये क्रेडिट होके इस अकाउंट से वो मटेरियल निकल चुका है। और प्रॉफिट हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट का काम कोई मटेरियल बेच के प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, मटेरियल डैमेज हो गया। अब डैमेज होना भी एक एबनॉर्मल आइटम है एंड उससे हमें 5 रुपये पर केजी रियलाइज भी हो रहा है, मतलब स्क्रैप मिल रहा है। सो हमारा मटेरियल तो 25 रुपये का था, बट हमें मिल कितना रहा है, सिर्फ 5 रुपये। तो 20 रुपये पर केजी का नुकसान है, बट इस नुकसान को भी एबनॉर्मल लॉस ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट किया जाता है, एबनॉर्मल लॉस, जो मेरे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ओके वो उस डैमेज से इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट अफेक्ट नहीं होने वाला है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो हमें इसको लिखना कैसे है समझना गाइज। हम लिखेंगे बाय मटेरियल, ओके डैमेज्ड, बाय मटेरियल डैमेज कितना हुआ है, 500 किलो डैमेज हुआ है, और उससे रियलाइज़ कितना हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है, इसलिए मैं 5 रुपये को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ, बिकॉज रियलाइज़ हो रहा है अमाउंट 5 रुपीज़। ठीक है, ऑल राइट। तो कितना अमाउंट हमें मिला, 2500 रुपीज़, 2500 रुपीज़। और बाकी का जो 20 रुपये का नुकसान है, अगर मैं सिर्फ इधर 5 क्रेडिट करूँगा और मैंने इसके रिलेटेड 25 तो ऑलरेडी डेबिट किया हुआ है ना, तो अगर सिर्फ 5 क्रेडिट करूँगा तो अल्टीमेटली नुकसान मेरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रिकॉर्ड रह जाएगा, जो हमें नहीं रखना है। उस नुकसान को हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, सो हम इस एक्सपेंस को, इस लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ओके एंड द अमाउंट ऑफ दैट एक्सपेंस is, amount of that loss is simple 500 kg into rupees 20 per kg. So that gives us 10,000 rupees. Is that clear everyone? Okay, so 5 एडजस्टमेंट अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। ऑल राइट, नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है, मटेरियल एट साइट, साइट पे पीरियड एंड होने पे मटेरियल साइट पे रह गया है। साइट पे रह गया मतलब वो यूज़ नहीं हुआ। ये बात समझ लेना, हम जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं वो एक पीरियड के रिलेटेड बना रहे हैं कि उस पीरियड में कितना खर्चा हुआ है, उस पीरियड में कितना रिवेन्यू हुआ है। अब ये साइट पे रह गया, यूज़ नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, जिससे उसके डेबिट का इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली क्या होगा, अभी मैं समझ जाता हूँ आपको। हम क्रेडिट में सबसे पहले लिख देते हैं बाय मटेरियल एट साइट, कितना मटेरियल बच चुका है, 1000 kg इंटू रुपीज़, सेम खरीदा 25 पे था तो 1000 kg जो बचा है वो भी 25 पर ही रहेगा। ओके सो कितना अमाउंट हुआ, टोटल 25,000 रुपीज़। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो ध्यान देना, यहाँ पर हुआ क्या एग्जैक्टली देखो, पहले हमने 10,000 kg मटेरियल खरीदा। आप लोग अपना कैलकुलेटर लीजिए, 10,000 ऐड करिए, 10,000 खरीदा। ओके उसके बाद 2500 kg और मटेरियल खरीदा, ऐड करिए 2500 kg, ठीक है 12,500 हुआ। ठीक है, फिर हमने ट्रांसफ़र कर दिया कितना kg, 1000 kg, तो माइनस कर दीजिए 1000 kg कि भाई हम तो वो ट्रांसफ़र कर चुके हैं, वो यूज़ हुआ नहीं है। ठीक है, फिर 1500 kg हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, निकाल दिया। ओके सो 1500 kg को भी क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 500 kg का मटेरियल क्या हुआ, डैमेज। अब डैमेज मटेरियल को भी माइनस कर दीजिए, -500 kg। एंड लास्टली क्या है कि एट साइट रह गया था कितना, 1000 kg जो यूज़ हुआ नहीं है, तो माइनस कर दीजिए 1000 kg को भी। और 8500 kg इफेक्टिवली 8500 kg मटेरियल अपना यूज़ हुआ है, और मटेरियल का रेट अपना कितने रुपए का था, 25 रुपये। तो सिंपल 8500 इंटू 25 कितना अमाउंट हुआ,
2,12,500 रुपीज़। 2,12,500 रुपीज़ इफेक्टिवली जितना मटेरियल यूज़ होता है उतना ही आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट होना चाहिए। अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, निकाल के देखिए, पहले ऐड करिए 2,50,000 डेबिट साइड का, ओके, प्लस 62,500 डेबिट साइड जो मटेरियल इशू किया था हमने स्टोर से, फिर 7,500 का जो फ़ायदा सेल करने पे आया था, फिर माइनस करेंगे आप 25,000 माइनस 25,000 माइनस 45,000 माइनस 2,500 माइनस 10,000 एंड माइनस लास्टली 25,000। अब देख सकते हैं आपका बैलेंस कितना बचा है, 2,12,500। यही अमाउंट का बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का आ रहा होगा। मतलब इफेक्टिवली जितना मटेरियल यूज़ होता है, कंज्यूम होता है, उतना ही आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एट लास्ट क्या होगा, डेबिट होगा। भले मटेरियल डैमेज हुआ, सेल कर दिया, प्रॉफिट में बेच दिया, डैमेज हुआ तो नुकसान हो गया, वो कोई नुकसान या कोई फ़ायदा, बिकॉज वो चीज़ों को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, एब नॉर्मल। क्या ट्रीट करते हैं, एब नॉर्मल। एब नॉर्मल ट्रीट करते हैं, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। ये बात समझ लेना, एब नॉर्मल चीज़ें कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकती। इसका मैं पूरा एक सेशन लेता हूँ, अलग से समझाता हूँ। वो समझने के लिए पूरा एब नॉर्मल, नॉर्मल लॉस पे आपको पूरा सेशन अटेंड करना पड़ेगा, तब आपको जाके वो चीज़ लॉजिकली समझ आएगी। भले वो अकाउंट्स हो या कॉस्टिंग हो, सब में वही लॉजिक लगता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो जितना इफेक्टिवली यूज हो रहा है, मैंने क्या लिखा है, इफेक्टिवली यूज मटेरियल इफेक्टिवली यूज्ड और कंज्यूम्ड इन कॉन्ट्रैक्ट विल बी डेबिटेड। कोई भी चीज़ें हो, डैमेज हुआ, सेल किया, एट साइड रह गया, सबका मैंने ट्रीटमेंट एक बार अपने को अपन ने लिख लिया है। ओके, तो आप इस चीज़ को एक बार नोट करके रखेंगे कि अगर ये पॉइंट्स आए तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट हमें कैसे देना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, सो ये खत्म होता है अपना फर्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट नंबर 1, दैट वाज मटेरियल। ओके, ऑलराइट, सो फिर सेकेंड एलिमेंट से अपन स्टार्ट करते हैं, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ओके, सो एक एलिमेंट हो गया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में हमारा मटेरियल का एक्सपेंस हुआ। ओके, नाउ सेकेंड एलिमेंट लेबर के रिलेटेड और एक्सपेंसेस के रिलेटेड हमारे पास क्या क्या एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, सो क्विकली मैंने बस ये 2 पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, इसके ऊपर अपना डिस्कशन अभी रहेगा कि लेट्स से कि जैसे वेजेस पे किए, ओके, वेजेस पे किए तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अगेन हियर। ओके, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अपन यहाँ पे बनाते हैं और उसका क्या एडजस्टमेंट आएगा वो समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ओके, तो समझ लो कि वेजेस पे किया 1.5 लाख रुपए। ओके, तो सिंपल हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू वेजेस, ओके, 1,50,000 रुपीज़। इज दैट क्लियर? फिर मैंने सेकंड में लिखा है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब देखो सिंपल सी बात है, ये जो अकाउंटिंग होने वाली है वो एक्रूअल बेसिस पे होने वाली है। ठीक है, एक्रूअल बेसिस मतलब समझ रहे हैं आप, जो इस पीरियड का खर्चा है उसी पीरियड में हमें रिकॉर्ड करना है। कोई कैश बेसिस के बेसिस पे हम खर्चा नहीं निकालते हैं। सिंपल इस पीरियड का जो भी खर्चा है वो हम इससे इस पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। इज दैट क्लियर? सो जैसे आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है, मतलब बचा रह गया 60,000 रुपये का खर्चा पे करना। अब भले पे नहीं किया, वो इस साल का तो खर्चा है, तो हम आउटस्टैंडिंग एट दी एंड वाला एक्सपेंस को क्या करेंगे, ऐड। सो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना हुआ, 60,000 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था, मतलब जो इस साल पेमेंट हुआ है उसमें से 20,000 तो पिछले साल का था, तो पिछले साल का खर्चा तो हमने पिछले साल में ले ही लिया होगा। तो इस 20,000 को हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस करेंगे -20,000। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेट आपका जो टोटल खर्चा आएगा, सिंपल जो इस पीरियड में वेजेस का खर्चा हुआ है, लेबर का खर्चा हुआ है, वही हम इस बार रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो 1.5 लाख प्लस 60,000, 2,10,000 माइनस 20,000 कितना होगा, 1,90,000। एंड सेम थिंग ऑल्सो अप्लाइज फॉर एक्सपेंसेस। जो भी इस पीरियड में इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, वो सारा का सारा खर्चा हम एक्रूअल बेसिस पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, सो लेबर एंड एक्सपेंसेस में ज्यादा कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है करके। ओके, ऑल राइट, नाउ जो थर्ड एलिमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, ओके, दैट इज जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स यूज होते हैं,
जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनके खर्चों को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है। अब जैसे समझ लो मैंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने एक नई मशीन खरीद ली जिसका वैल्यू था लेट्स से 50 लाख रुपए, तो क्या पूरा का पूरा 50 लाख रुपए मैं उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। आप सीधा सादा समझते हैं कि पूरा 50 लाख डेबिट नहीं होगा। वो जो प्लांट एंड मशीनरी उस कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी पीरियड यूज़ हुआ है उस पीरियड का हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, एकदम सिंपल लॉजिकल सेंस है कि भाई 50 लाख की अपनी मशीन है, वो ऑब्वियस सी बात है ये 4 साल चलेगी, ये 5 साल चलेगी या 10 साल चलेगी। ऐसा तो है नहीं कि उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही हमने उस मशीन को खरीदा है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो मशीन हमारी काम नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम उसमें क्या करते हैं, उन प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीशिएशन का जो खर्चा होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में। सो एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि कैसे हमें वो सारी चीज़ें प्लांट के जो रिलेटेड हैं वो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, सो नाउ मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई हमने कोई प्लांट परचेज किया एट अ कॉस्ट ऑफ ₹25 लाख, जिसका यूजफुल लाइफ था 5 साल और उसका कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, लेट अस से ऐसा समझ लेते हैं। और 5 साल यूजफुल लाइफ है, 25 लाख का प्लांट हमने खरीदा और हमने फिर क्या किया, प्लांट के जो पार्ट है उसको बेच दिया 8.5 लाख रुपए में। पूरा प्लांट नहीं बेचा है हमने, जो 10 लाख का पार्ट था, कितने लाख का पार्ट था? 10 लाख के पार्ट था, 10 लाख के पार्ट के प्लांट को हमने कितने रुपए में बेचा? 8.5 लाख रुपए में बेचा इन मिड ऑफ द ईयर। मिड ऑफ द ईयर मतलब समझ लेते हैं 6 महीने यूज करने के बाद हमने उसको बेच दिया। एंड बाकी का जो पार्ट ऑफ प्लांट था हमने उसको ट्रांसफर किया। ओके, ट्रांसफर किया टू अनदर साइट आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ यूजेज। 9 महीने यूज करने के बाद तो कुछ पार्ट ऑफ प्लांट को हमने क्या कर दिया, दूसरे साइट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अगर ये ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं तो हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्लांट के खर्चे को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आइए चलो समझते हैं, देखते हैं। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओके, सो जैसे कि हमने समझा कि हमारा जो प्लांट था उसका कॉस्ट कितने रुपए का था? 25 लाख रुपए का। 25 लाख का प्लांट हमने लिया, खरीदा, जिसकी लाइफ 5 साल थी। इस 25 लाख के पार्ट में से हमने क्या किया, जो 10 लाख का पार्ट था, कॉस्ट कितने लाख का था? 10 लाख का पार्ट था, उसको हमने 6 मंथ्स यूज़ किया। कितना मंथ्स यूज़ किया? 6 मंथ्स। और फिर उसको हमने सेल आउट कर दिया। सेल कर दिया कितने रुपए में? सेल कर दिया 8.5 लाख रुपए में। इज दैट क्लियर? बट यूज़ कितना हुआ ये पार्ट? 6 महीने यूज़ हुआ। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ प्लांट था वो सिंपल, मैंने क्या लिखा था, नेक्स्ट पार्ट हमारा ट्रांसफर हो गया 9 महीने यूज़ होने के बाद। कितने महीने यूज़ होने के बाद? 9 महीने। तो ये जो बाकी का 10 लाख का था, ओके, लिखा है हमने 10 लाख के कॉस्ट का पार्ट, हमने कितने महीने यूज़ किया? 9 महीने यूज़ किया। ओके, एंड लास्टली बाकी बचा कितना? 5 लाख। 5 लाख के बारे में कोई जानकारी दी नहीं है। इसका मतलब वो जो 5 लाख का पार्ट है वो हमारे पास अभी भी पड़ा होगा एट साइड। मतलब ये जो 5 लाख का पार्ट है वो पूरे 1 साल हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ किया है। ओके, तो सिंपल और लॉजिकल अगर बात करें, देखो प्लांट का खर्चा 25 लाख है, लाइफ जो है इस प्लांट की वो 5 साल है। मतलब हर साल हमें क्या करना चाहिए? 5-5 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन देना चाहिए। ओके, तो क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में पूरा 5 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन दे दूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये 25 लाख का जो पूरा प्लांट है वो पूरे साल भर और सारा पार्ट पूरे साल भर उस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ नहीं हुआ है। अगर मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये 25 लाख का पार्ट का जो 25 लाख का जो प्लांट है वो पूरे साल उसी कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हुआ है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, 5 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन डेबिट करते और काम हो जाता अपना खत्म। ओके, बट इसमें ऐसा नहीं है। हमने क्या किया है, कुछ 10 लाख का पोर्शन हमने 6 महीने यूज़ करके क्या कर दिया? बेच दिया। कुछ 10 लाख का पोर्शन हमने 9 महीने यूज़ किया, उसको फिर दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दिया। और कुछ बाकी का 5 लाख का पोर्शन हमने 1 साल उसको यूज़ किया और अभी भी अपने साइड पे पड़ा है। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है कि सिंपल डेप्रीशिएशन का खर्चा रिकॉर्ड कर लो, डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड कर लो, काम अपना खत्म। तो डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल सी बात है, 10 लाख का जो प्लांट है, हम अगर डेप्रीशिएशन का रेट निकालेंगे इस केस में कितना परसेंट आएगा? 20%। ठीक है, 20% कैसे कैलकुलेट होगा? आई होप आपको समझ आता ही होगा
कि भाई 5 लाख का डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 25 लाख है, तो 5 लाख डिवाइड बाई 25 लाख करोगे कितना परसेंट आएगा 20%। तो इस पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे 10 लाख का 20% फॉर हाउ मेनी मंथ्स 6 मंथ्स इंटू 6 मंथ्स डिवाइड बाई 12। सो क्या आंसर आएगा 10 लाख इंटू 20% 2 लाख, 2 लाख का आधा कितना हुआ 1 लाख, इस पोर्शन का डेप्रिसिएशन रहेगा। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट ये जो पार्ट है, यहाँ का जो पार्ट है वो 9 महीने यूज़ हुआ है। कितना महीने यूज़ हुआ 9 महीने। तो सिंपल सी बात है 10 लाख का 20% इंटू 9 डिवाइड बाई 12। ओके, तो 2 लाख का इंटू 9 बाई 12 करेंगे तो कितना आएगा 1,50,000। सिंपल। ओके, एंड लास्टली ये जो पूरा पार्ट है वो पूरा साल भर यूज़ हुआ है 5 लाख का 20%। सिंपल। सो क्या आंसर आएगा 1 लाख। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो हमें जो टोटल डेप्रीशिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करना है दैट इज 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, दैट इज इक्वल टू 3,50,000। हम क्या करेंगे सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेप्रीशिएशन का अमाउंट 3,50,000 डेबिट कर देंगे। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। ये सिंपलेस्ट ऑफ ऑप्शन हर क्वेश्चन में अपने पास रहता है। ओके, इसका एक और ऑप्शन है डिफिकल्ट वाला, जिसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी प्लांट की ओपनिंग वैल्यू आप डेबिट कर दीजिए, क्लोजिंग वैल्यू आप क्रेडिट कर दीजिए, तो जो डिफरेंस बच जाता है इन केस प्रोवाइडेड वहाँ पे कोई सेल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है वो प्लांट का, तो जो डिफरेंस बच जाता है वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है डेप्रिशिएशन। इज दैट क्लियर? सो वो एक सेकेंड ऑप्शन अपने पास रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। सो ये फर्स्ट ऑप्शन है। हमेशा मैं तो बोलूँगा कि आपको ऐसे यही ऑप्शन प्रीफर करना है। जितना भी प्लांट हमारे कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हुआ है, जितना भी पार्ट ऑफ प्लांट हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी टाइम के लिए यूज़ हुआ है उतने टाइम का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कर लीजिए। सिंपल एंड स्वीट। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, ऑलराइट। ओके, अगर हमें उसको सेकंड तरीके से रिकॉर्ड करना होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, पर कर लेते हैं, करके देखते हैं उसमें कैसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दिखता। नेट इफेक्ट तो सिंपली वही होने वाली है, डेबिट साइड पे 3.5 लाख का इफेक्ट आएगा। बट फिर भी इन दैट केस अगर ऑप्शन टू में अगर हमें जाना है, ओके, सेकेंड ऑप्शन में रिकॉर्ड करना है, तो हम कैसे करेंगे ध्यान रखना। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जैसे हमने बनाया, ओके, सबसे पहले हमने प्लांट परचेज किया तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्लांट परचेस्ड। कितने का परचेज किया 25 लाख, तो 25 लाख होगा डेबिट। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ पार्ट ऑफ प्लांट को क्या कर दिया था बेच दिया था। आपको पता है यहाँ पे हमने 10 लाख वाले पार्ट को बेच दिया था कितने रुपए में 8.5 लाख रुपए में। ओके, सो क्या हमारा 1.5 लाख का नुकसान हुआ? नहीं ना, 6 महीने का हमें पहले डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना होगा, फिर ही हम लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, सो सिंपल 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हुआ 1 लाख। मतलब इस एसेट की, इस पार्ट की जो बुक वैल्यू है, इस पार्ट की जो बुक वैल्यू है दैट इज ऑन डेट ऑफ सेल दैट इज 9 लाख रुपीज़, और हमने उसको बेचा कितने में 8,50,000 में। सो सिंपल सी बात है 50,000 का क्या हो रहा है लॉस, 50,000 का क्या हो रहा है लॉस। सो व्हाट वी विल डू हियर इज क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्लांट सोल्ड, द अमाउंट विल बी 9 लाख रुपीज़, सॉरी सेल बेचा है 8.5 लाख रुपए में, 8,50,000 रुपीज़। ओके, एंड 50,000 का लॉस अगेन ये कोई कॉन्ट्रैक्ट का लॉस नहीं है, ये लॉस जो है वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट 50,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट का हमने एडजस्टमेंट किया। नेक्स्ट पार्ट जो था ये वाला पार्ट 10 लाख का, जो 9 महीने यूज़ करने के बाद हमने कोई दूसरे प्लांट में इसको ट्रांसफ़र किया है। अब 9 महीने यूज़ हुआ, ओके, 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 9 महीने तक, तो इसका जो बुक वैल्यू होगा एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र दैट विल बी 8,50,000। ये 8,50,000 को मैं क्या करूँगा क्रेडिट कर दूँगा, ये 8,50,000 को मैं क्या करूँगा क्रेडिट कर दूँगा बाय प्लांट ट्रांसफर्ड टू अदर साइट। Okay, and amount is 8,50,000. Is that clear? All right. Okay, सेकेंड पार्ट का ट्रीटमेंट हो गया। और जो ये थर्ड पार्ट वाला प्लांट है, थर्ड पार्ट का जो प्लांट है जो 5 लाख का, जो अभी तक हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उसे हम क्या कहेंगे प्लांट एट साइट। ये 5 लाख के पार्ट पे 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो बचा कितना इसका बुक वैल्यू 4 लाख। तो 4 लाख का जो वैल्यू है
वो हम लिखेंगे बाई प्लांट एट साइट, ओके, अमाउंट विल बी 4 लाख। तो अगर आप इस डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर आएगा 3.5 लाख। चेक करते हैं, 25 लाख हमने डेबिट किया, 25 लाख हमने डेबिट किया, माइनस 8,50,000, माइनस 50,000, माइनस 8,50,000 एंड माइनस 4 लाख। अल्टीमेटली द डेबिट इफेक्ट is 3,50,000 डेबिट। यू कैन चेक इट गाइस। इज दैट क्लियर? तो भाई ये सब चीज़ें करने से अच्छा है हमें सिंपल क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें करने से अच्छा है हमें सिंपल क्या करना चाहिए, सॉरी, टू डेप्रीशिएशन लिखिए और हमारा काम ओवर। कितना डेप्रीशिएशन? 3.5 लाख, दैट्स ऑल। आई बात समझ आपको? ऑल राइट, ओके। तो वी मस्ट गो फॉर ईजियर अप्रोच, ठीक है। सो आई हैव रिटन 2 अप्रोचेस सिंपल। या तो आप डेप्रीशिएशन को डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लीजिए, ऑप्शन 1 सबसे बेस्ट है, इसलिए सबसे प्रीफर किया जाता है। या तो ऑप्शन 2 सारी की सारी, जैसे हम प्लांट अकाउंट बनाते हैं उसमें जितनी भी चीज़ें लिखते हैं सब लिख दीजिए, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, प्लांट को सेल किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ओके, डैमेज हो गया, कुछ भी सारी चीज़ें लिख दिए डेप्रीशिएशन को छोड़कर। जो डिफरेंस बचेगा, ओके, इफेक्टिवली द बैलेंस विल बी डेप्रीशिएशन। इज दैट क्लियर? तो सिंपल वही पॉइंट लिखे, डेबिट करो ओपनिंग WDV को, ओके, क्रेडिट करो क्लोजिंग WDV को, रिकॉर्ड परचेज सेल प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एंड इफेक्टिवली द बैलेंस विल बी ऑफ डेप्रीशिएशन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कॉस्ट के जितने भी एलिमेंट्स आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पढ़ेंगे वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं। क्या क्या टाइप के आपके एडजस्टमेंट आ सकते हैं वो भी हमने एक एक करके सब देख लिए हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज हाउ टू रिकॉर्ड प्रोग्रेस इन ईच कॉन्ट्रैक्ट, वो हम अब पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, सो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट या कंसेप्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में है, दैट इज हाउ टू रिकॉर्ड रेवेन्यू इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जनरली जो हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जनरली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, उनको एग्जीक्यूट होने में, कंप्लीट होने में टाइम लगता है, मोर देन पीरियड ऑफ 1 ईयर यू कैन से, ओके, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो भाई 2, 3, 4 साल बाद क्या हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्टली? ओके, नॉट एट ऑल। सो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का क्या सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में है, ओके, वो हम अभी समझेंगे। सो यहाँ पे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, हम अपने मन से रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे हिसाब से तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 60% कंप्लीट हो चुका है, 50 लाख का ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं क्या करूँगा, 50 लाख का 60%, 30 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है हमें जो कॉन्ट्रैक्ट हमने अभी तक एग्जीक्यूट किया है उसका सर्वे करवाना होगा। एंड ये सर्वे कोई एक्सपर्ट करेगा, कोई इंजीनियर करेगा, जो बताएगा कि भाई आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये इतना % कंप्लीट माना जाएगा, उसका एक सर्टिफिकेट इशू करके आपको देंगे। तो जितना % का आपको सर्टिफिकेट मिला है उतना ही रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जिसे हम कहेंगे वर्क सर्टिफाइड। क्या कहेंगे? वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ओके, वर्क सर्टिफाइड, इट मीन्स द value of work done, it means value of work done and certified by the एक्सपर्ट में सर्वेयर, इंजीनियर, कोई भी टेक्निकल बंदा होगा जो आके कॉन्ट्रैक्ट का सर्वे करेगा और वो बताएगा कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट आप मान सकते हो कि इतना % कंप्लीट हुआ है, तो उस बेस पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। लेट अस डिस्कस दिस विद एन एग्जांपल। लेट्स से कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया जिसका वैल्यू, एक कॉन्ट्रैक्ट बिड किया, कॉन्ट्रैक्ट जीता जिसका वैल्यू लेट्स से 80 लाख रुपीज़ का है। कितने का है? 80 लाख रुपीज़ का। और हमने हमारे हिसाब से जो खर्चा किया कॉस्ट टिल डेट, ओके, हमने हमारे हिसाब से जो खर्चा किया है अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज लेट्स से 30 लैक्स, दैट इज लेट्स से 30 लैक्स। और हमारे हिसाब से ये जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, कंप्लीशन, ओके, हमारे हिसाब से कंप्लीशन एज पर
कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीशन एज पर कॉन्ट्रैक्टर, लेट्स से वो 60% हमारे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, 60% कंप्लीट हो चुका है, ओके। बट हमें ये कहा गया है कि 60% हमारे हिसाब से हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 80 लाख का 60% लीजिए और 40 से 80 लाख का 60% मतलब 48 लाख रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी हम कर नहीं सकते, ओके। सो हमें एक सर्वेयर को बुलाना पड़ेगा और वो जितने परसेंटेज का सर्टिफिकेट देगा उतना ही रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो लेट्स से सर्वेयर सर्टिफाइड ओके अराउंड 50% ऑफ अवर वर्क। तो सर्वेयर बोल रहा है कि नहीं भाई 60% नहीं हुआ है कंप्लीट, 50% ही हुआ है। इज दैट क्लियर? तो अब इस केस में हमें क्या करना है, कैसे इसका एडजस्टमेंट करना है वो अब समझते हैं, ठीक है। सो सी, हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जितना भी खर्चा हुआ है अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट में, उसके डेबिट साइड में अभी कितना खर्चा हुआ, मैंने क्या बोला 30 लाख का खर्चा हुआ है, सिंपल। तो 30 लाख का खर्चा यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका होगा। तो एक बार के लिए कॉस्ट टिल डेट डेबिट साइड डेबिट इफेक्ट कितने का हो चुका है, 30 लाख का, ओके। 30 लाख का हम खर्चा कर चुके हैं, जो हमारे हिसाब से कितना परसेंट है, 60%। हमारे हिसाब से कितना परसेंट है, 60%। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, बट द रेवेन्यू व्हाट वी कैन रिकॉर्ड इज ओनली अबाउट 50%, ओके। 50% ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बिकॉज सर्टिफिकेट हमें 50% का ही मिला है, भले हम सोच रहे हैं कि हमारा काम 60% हो चुका है। सो इट मीन्स जो रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर पाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। सो वर्क इन प्रोग्रेस जो बैलेंस शीट पे दिखेगा, ऑलराइट। सो हम लोग रिवेन्यू कितना रिकॉर्ड कर सकते हैं, जितना हमें सर्टिफिकेट मिला है उतना ही। तो हमें सर्टिफिकेट सिर्फ कितने परसेंटेज के लिए मिला है, 50% तक रिवेन्यू रिकॉर्ड करने का सर्टिफिकेशन मिला है। तो हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड, ओके। 80 लैक्स का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और 50% हमें रिवेन्यू रिकॉर्ड करना है। सो दैट विल मेक 40 लैक्स इन अमाउंट। तो 40 लाख का हम रिवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, ओके। हम रिवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं 50%, जबकि खर्चा यहाँ पे ले रहे हैं कितना परसेंट, 60%। रिवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं 50%, जबकि खर्चा यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 60%। तो लॉजिकल बात है भाई, आप अगर यहाँ प्रॉफिट निकाल लोगे, आप बोलोगे सर हमारा 10 लाख का प्रॉफिट है, कि भाई सर 40 लाख का रिवेन्यू, 30 लाख का कॉस्ट, 10 लाख का प्रॉफिट रिकॉर्ड करो, भागो, बिल्कुल गलत। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज लॉजिकली सोचो गाइज, 50% ही रिवेन्यू है तो 60% खर्चा कैसे ले सकते हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 60% में से जो 50% सर्टिफाइड है उसका कॉस्ट रहने देंगे, ओके। पर बाकी का जो 10% कॉस्ट है उसे हमें क्या करना है, रिमूव करना है, जिसका नाम क्या होगा, हम क्या कहेंगे उसको, वर्क अनसर्टिफाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड, ओके। ये वर्क अनसर्टिफाइड का अमाउंट हमें कैसे मिलेगा, सिंपल। ये जो हमारा 30 लाख है ये 60% के लिए है, बट 10% का अभी तक सर्टिफिकेशन मिला नहीं है। तो सिंपल 10% का अमाउंट कितना, ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबको आता ही होगा। 30 लाख 60% के लिए, तो 10% के लिए कितना, तो सिंपल आपका आंसर कितना आएगा, 5 लाख रुपीज़। ये 5 लाख रुपीज़ हम इसको क्या कहेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड, ओके। हमें निकाला कैसे, 3 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 60, 3 लाख इंटू 10, ये 10 कैसा आया, 60% हमारा काम हो चुका है हमारे हिसाब से, बट सर्टिफिकेशन मिला कितना है, 50%। मतलब जो 10% काम हुआ है पर उसका सर्टिफिकेशन मिला नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड। तो सिंपल और स्वीट एकदम लॉजिक है, ओके। आप जब 50% का रिवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप 60% का खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर करते हो तो प्रॉफिट सही नहीं आएगा, ओके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, जो 10% पोर्शन है कॉस्ट में से 10% पोर्शन है, अभी 30 लाख का 10% मत करने बैठना गाइज, 30 लाख मतलब वो 60% का पोर्शन है, और 10% का पोर्शन 60% मतलब 60 में 10% वाला पोर्शन
60 में 10 वाली अमाउंट हमें ढूंढनी है, ओके, उसको हम क्या कहेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड। इज दैट क्लियर? ओके, ऑलराइट। सो तभी जाके करेक्ट प्रॉफिट आप निकाल पाओगे, बाकी प्रॉफिट करेक्ट नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका प्रॉफिट आया है, जिसको हम अभी क्या कहेंगे, नोशनल प्रॉफिट कहेंगे। क्या कहेंगे, नोशनल प्रॉफिट। तो ये जो नोशनल प्रॉफिट का अमाउंट है 40 लाख प्लस 5 लाख 45 लाख माइनस 30 लाख, ओके, तो अमाउंट आ रहा है आपका 15 लाख रुपए। इज इट क्लियर? इसका मतलब 15 लाख का प्रॉफिट हमने अभी रियलाइज या रिकॉग्नाइज बुक्स में किया है, बट ये भी एक नोशनल अमाउंट है, इसमें पूरा प्रॉफिट हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, उसका जो भी टॉपिक है वो हम आगे देखेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड कैलकुलेट कैसे करना है वो सिंपल मैंने यहाँ पे नोट्स बना के रखी है, ओके, कि भाई ये जो अपना वर्क सर्टिफाइड होता है, इट इज़ ऑलवेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इट इज़ ऑलवेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। वर्क सर्टिफाइड इज ऑलवेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जबकि अनसर्टिफाइड जो वर्क होता है दैट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट। इट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट। सर्टिफाइड का मतलब वही जो डन है, वर्क डन है और सर्टिफाइड भी है, और अनसर्टिफाइड का मतलब जो वर्क डन है बट नॉट येट सर्टिफाइड है, ओके। और ये अनसर्टिफाइड का पोर्शन हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है। ये आप यहाँ पे इस एग्जांपल से ही समझ चुके होंगे कि ये जो पोर्शन 5 लाख लिखा है, ये 25-30 लाख के कॉस्ट में से 5 लाख का खर्चा हमने निकाल दिया, बिकॉज 25 लाख का काम का ही हमें सर्टिफिकेशन मिला है, जिसके लिए हम रिकॉर्ड रेवेन्यू कितना कर रहे हैं, 40 लाख, ओके। सो कैलकुलेशन सिंपल है भाई, ये 30 लाख के पोर्शन में से हमें सिर्फ 25 लाख का, मतलब ये 5 लाख का पोर्शन हमने निकाल दिया, 30 लाख के पोर्शन में से 5 लाख का पोर्शन निकाल दिया, सिर्फ 25 लाख के कॉस्ट का सर्टिफिकेशन मिला, जिसका रेवेन्यू कितना था, 40 लाख। तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट हमने कितना मिला, 15 लाख रुपए, जिसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, नोशनल प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? अब ये 15 लाख पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है, इसका भी कुछ आगे रूल्स हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन कंप्लीशन कि कितना प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कितना प्रॉफिट हमें रिजर्व में रखना है, वो हमारा फिर अब नेक्स्ट पोर्शन होगा जो हम आगे पढ़ेंगे, ओके। बट तब तक उससे पहले वापस ही समझ लेना कि वर्क सर्टिफाइड ऑलवेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एंड वर्क अनसर्टिफाइड ऑलवेज ऑन कॉस्ट। इज दैट क्लियर? और नोशनल प्रॉफिट निकालने का भी अगर फॉर्मूला हमें समझना है तो सिंपल, नोशनल प्रॉफिट निकाला जाता है वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू, जैसे हमारे केस में कितना था, वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू 40 लैक्स था, कितना था, 40 लैक्स, ओके। और उसमें माइनस हम करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब ये कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे, सिंपल, जितना भी टिल डेट कॉस्ट हुआ है, इसमें जो अनसर्टिफाइड वर्क है उसका खर्चा आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जैसे अपने केस में हमारा खर्चा हुआ था इन टोटल 30 लैक्स हुआ था, कितना हुआ था, 30 लैक्स, बट जो सर्टिफाइड नहीं हुआ वो कितना पोर्शन था, 5 लाख। सो इसलिए हमारा जो वर्क अनसर्टिफाइड का अमाउंट आया, उसका कॉस्ट आया, वो कितना आया, 25 लाख। तो ये 40 लाख और ये जो 25 लाख का डिफरेंस था, वही हमें मिला 15 लाख का क्या, नोशनल प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? सो प्लीज़ मेक इट क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपका रहेगा नोशनल प्रॉफिट का, सिंपल इसी को ही एक्सपांड किया है, वर्क सर्टिफाइड माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए वर्क अनसर्टिफाइड, ओके, एंड माइनस कॉस्ट टिल डेट। सो दिस विल ऑलवेज गिव यू द नोशनल प्रॉफिट। इज दैट क्लियर एवरीवन?